नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है यादों के झरोके से। और मैं हूं माही कमला, आपकी होस्ट एंड दोस्त। हम इस शो में फिल्मी कलाकारों से बातचीत करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं और जानते हैं उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है इस लाइन में अपना एक मुकाम बनाने के लिए। जी हाँ, आज हमारे साथ जो कलाकार मौजूद हैं उन्होंने 150 मूवी से भी ज़्यादा काम किया है और 100 से ज़्यादा सीरियल में काम किया है। हम बात कर रहे हैं अपने इंडियन चार्ली चैपलिन की। जी हाँ, तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो चलिए आज के खास मेहमान से हम मुलाकात करते हैं जिनका नाम है राजेश पुरी साहब। नमस्ते सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला अपना। ऐसा है, मैं सिंटा का बहुत बड़ा ऋणी हूँ, पहली बात तो ये है। एंड आपको शायद पता नहीं होगा, मेरा जो मेंबरशिप है वो भी बड़ी कमाल की है। आई एम द लाइफ मेंबर ऑफ सिंटा। तो आप सोचो कितने साल से मैं जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा मरते दम तक। स्टार्टिंग से, मतलब कि आपके बचपन से हम स्टार्ट करते हैं, तो आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए ना। जो कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो मेरा वही हाल था। मैं 5 साल का था मेरे ख्याल से जब मैंने एक्टिंग के जलवे दिखाने शुरू कर दिए थे अपने घर में। और तब तो अब 5 साल का था, तो आप सोच लो, अभी आई एम बॉर्न इन 56। मैं उस वक्त मतलब करीबन 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 60 साल पहले की। तो तब मैंने अपनी मोनो एक्टिंग शुरू कर दी थी और मैं कुछ बनाता था आइटम्स, फिर मैं उसको दिखाता था घर वालों को पसंद आता था। तो जैसा होता है पंजाबी घरों में कि जब पार्टियाँ होती हैं तो फिर महफिलों में कुछ गाने गाए जाते हैं और फिर कहा जाता है, बेटा वो तूने क्या बनाया था ज़रा करके दिखा। तो फिर वो राजेश पुरी वो दिखाता था उनको, सब बड़े खुश होते थे। बात मोहल्ले तक पहुंच गई। फिर शादियों में, जिनके घर में शादी है वहाँ मुझे बुलाया जाता था, बेटा वो करके दिखा। वो करके दिखा करते करते वो लोगों को लगा यार इसमें तो ये कीड़ा है, एक्टिंग का अच्छा कर लेता है। उसके बाद फिर हमने स्ट्रीट थिएटर शुरू कर दिया, फिर मैंने पेंटोमाइम शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, स्कूल में गया। तो स्कूल में जिस क्लास में लोग टीचर नहीं आते थे, वहाँ बच्चे शोर मचाते थे, तो मुझे मेरी क्लास से उठा के उस क्लास में भेज दिया जाता था कि इनको एंटरटेन करूँ, ताकि बच्चे घर बेंच पे बैठे रहे जब तक टीचर नहीं आता। फिर असेंबली होती थी, असेंबली में मेरी मोनो एक्टिंग या मेरे जो परफॉर्मेंस है वो बच्चों को दिखाई जाती थी। तो उस तरह से करते करते फिर मैं कॉलेज पहुँचा। कॉलेज में मैंने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन शुरू कर दिए और उसके बाद फिर मैंने कमर्शियल थिएटर शुरू कर दिया। और मेरा ख्याल है 1975 से मैंने दिल्ली में ही कमर्शियल थिएटर शुरू कर दिया था। और वो कमर्शियल, वैसा कमर्शियल थिएटर 1975, आप सोचिए कि 10 रुपये की जो वैल्यू थी, हमें पूरे महीने का 10 रुपये दिया जाता था मेरे ख्याल से। तो वहाँ पर टिकट थी 10 रुपये की, सप्रू हाउस में पंजाबी थिएटर। और 100 रुपये में वो टिकट ब्लैक होती थी। मर्सिडीज से उतर के आदमी प्लीड करता था कि 5 टिकट मिल जाए। 500 रुपये में, 500 रुपये तनख्वाह होती थी अच्छी खासी किसी आदमी की। वो 500 रुपये की एक फैमिली टिकट लेके ब्लैक में वो हमारा थिएटर देखने आती थी। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की, जिसके डायरेक्टर थे सुरेंद्र माथुर साहब, जिनका मैं ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे थिएटर पे खड़ा होना सिखाया, प्लेस दिए, नाटक में मैं थोड़ा पॉलिश हुआ। तो बस वो करते करते ये जर्नी यहाँ तक आ गई है। जी सर, हम और भी कुछ जानना चाहेंगे। जैसे कि आप कैरेक्टर्स में थोड़ा सा नटखटपन है अभी भी आपका, तो ये क्या बचपन में पहले से ही था ये कि कुछ शरारतें करी हैं आपने? तो पहले से क्या मतलब है, मेरे तो अभी भी है। बचपना अगर चला गया आदमी का तो वो तो खत्म हो गया ना, फिर वो बुढ़ापा हो गया। तो बुढ़ापा तो आना ही नहीं है कभी। कहने का मतलब है कि कॉलेज के बाद जब हमने कमर्शियल थिएटर शुरू किया कॉलेज के टाइम पे, और उसके साथ साथ मैं मल्टीपल काम कर रहा था कॉलेज में। मैं इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्ट भी कर रहा था प्ले। मैंने उस प्ले को लॉन्च भी किया अंडर सेक्रेटरी, मुझे याद है अच्छी तरह, रमेश मेहता जी का मैंने डायरेक्ट भी किया था, जिसको अवार्ड मिले। और कमर्शियली भी किया। मैंने पहली बार यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज का प्ले कमर्शियली दिखाया गया, तो उसको भी बहुत सराहा गया कि पहली बार ये अटैम्प्ट हुआ। उसके बाद मैं नादिरा बब्बर जी के ग्रुप के साथ जुड़ गया, क्योंकि नादिरा जी ने मुझे जब देखा तो उनको लगा कि मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है। तो उन्होंने फिर मुझे अपने
ग्रुप के साथ जोड़ लिया और उसमें वो ग्रुप पूरा एनएसडी का था। उसमें फिर मैंने एनएसडी के बहुत प्लेस किए। मैंने अमाल अलाना, निसार अलाना जो अलकाजी साहब की बेटी हैं अमाल, उनके साथ प्ले किया। फिर मैंने नादरा जी के साथ प्ले किया। फिर मैंने एनएसडी की आउटसाइड प्रोडक्शंस बहुत की और क्लासिकल और क्लासिक प्लेस किए हमने। उसके अलावा मैं कमर्शियल भी कर रहा था, फिर मैं टेलीविज़न भी कर रहा था। हाँ, उसके अलावा आई वॉज अ नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर। मैं राइट आउट खेलता था और मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं खेल रहा था, मैं क्लब के लिए खेलता था और मुझे उसके लिए पैसे मिलते थे खेलने के, और पेपर्स में मेरा नाम आता था। तो मुझे टाटाज़ ने जॉब भी ऑफ़र किया था कि आप हमारे लिए खेलिए, बॉम्बे आ जाइए और हम आपको नौकरी देते हैं और यू जस्ट प्ले हॉकी फॉर अस। तो मैं उस लेवल तक हॉकी भी मैंने खेली है। जो ओलंपियन टीम हमारी जीती थी, जिसके कैप्टन थे अजीत पाल सिंह और ध्यानचंद जी के बेटे अशोक कुमार, मैं उनके साथ भी हॉकी खेली हुई है। उसके अलावा मेरा अपना ऑर्केस्ट्रा था और मेरे अपने इंस्ट्रूमेंट्स थे जो मैं ख़रीद के मैंने अपने घर पे रखे थे, जिनको मैं प्रैक्टिस करता था। तो आई यूज़ टू प्ले हवाइन गिटार, आई यूज़ टू प्ले बैंजो, आई यूज़ टू प्ले बोंगो, कॉन्गो, ऑर्नामेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रम, ये सब मैं बजाता था। और फिर मेरा अपना एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था जिसका नाम था द एंटरटेनर्स। तो वो उसको मैंने क्लब कर लिया था अपने प्लेस के साथ। तो प्ले के पहले जब लोग एंटर कर रहे होते हैं, सेटल हो रहे होते हैं, तो मेरा ऑर्केस्ट्रा बजता था जिसको मैं लीड करता था। और वो जब सब सेटल हो जाते थे, फर्स्ट बेल हो गई, सेकंड बेल हो गई, तो सेकंड बेल में मैं अपना ऑर्केस्ट्रा हटा के फिर पीछे परफॉर्म करता था एज एन एक्टर। तो ये 3 एवेन्यूज़ मैंने खोले हुए थे। इनसिक्योरिटी नहीं कहूँगा कि सोचा कि जिस तरफ अच्छा लगेगा चला जाऊँगा, पता नहीं कहाँ, ऐसा नहीं था। क्योंकि हॉकी में भी मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा था और ऑर्केस्ट्रा का भी था, लेकिन एक्टिंग की तरफ, जैसे मैंने कहा, 5 साल से मेरी इंक्लिनेशन थी, तो मैं एक्टिंग में बहुत अच्छी तरह से जुड़ गया था। टीवी करता था, तब दिल्ली दूरदर्शन होता था और वहीं मंडी हाउस में जयपुर दूरदर्शन था, वहीं मंडी हाउस में जलंधर दूरदर्शन था। तो उन अलग अलग दूरदर्शन के लिए हम लोग प्लेस करते थे, स्किट्स करते थे, न्यू ईयर प्रोग्राम्स करते थे। तो मैं दिल्ली में ऑलरेडी थोड़ा सा फेमस हो गया था। और जब नादरा जी के साथ हमारा जुड़ाव हुआ, जो मैं कहूँगा कि मेरा दूसरा पड़ाव था, पहला सुरेंद्र माथुर जी के साथ, दूसरा नादरा बब्बर जी के साथ। वो फिर राज भाई, हमारे राज बब्बर, वो बॉम्बे आ गए और उन्होंने बहुत बड़ा मकाम हासिल किया। इंसाफ का तराजू और है ना, ये सब फिल्में जब उनकी रिलीज़ हुई, तो नादरा जी तब तक दिल्ली में थी और उसके बाद उनको वहाँ से यहाँ बॉम्बे में शिफ्ट करना पड़ा। तो उन्होंने फिर ये किया कि जब मैं जाऊँगी तो मैं थिएटर के बिना तो रह नहीं सकती, तो मुझे वहाँ थिएटर शुरू करना है। और मैं, जो आप लोग हैं, जैसे मैं था, मेरे और दोस्त थे, कि 2-3 हमारे दोस्त थे, उनको कहती मैं आपके बिना नहीं करूँगा थिएटर। मैं कहा मैं तो यहाँ वेल ऑफ हूँ। हाँ, तब तक मैं सेल्स में नौकरी भी करता था, तो मेरा बहुत मस्त लाइफ थी। आई वॉज इन सेल्स, स्कूटर था मेरे पास और मैं अपना आराम से तनख्वाह मिलती थी और उनको बोल दिया था आपका टारगेट कंप्लीट करूँगा, लेकिन मैं ये भी कर रहा हूँ। तो मैं ऑर्केस्ट्रा भी था, हॉकी भी थी, थिएटर भी था, टीवी भी था, नौकरी भी थी, और अपना और कुछ घर में देना नहीं, घर में सब वेल ऑफ थे। मैं कहा मैं नहीं आ रहा बॉम्बे। बोले नहीं आना पड़ेगा। मैं कहा फिर मेरे घर वालों से बात कर लो। तो मेरे बर्थडे में मुझे याद है सब बड़े बड़े दिग्गज आए थे, उसमें रेडियो के दीनानाथ जी और माथुर साहब और बहुत सारे जो टेलीविज़न और वहाँ के दूरदर्शन के, दिल्ली दूरदर्शन के तोप लोग थे सो कॉल्ड, वो सब आए थे और राज और नादरा जी भी आई थी। उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि ये अच्छा एक्टर है, इसका टैलेंट यहाँ वेस्ट हो जाएगा, इसको आप बॉम्बे भेज दीजिए और ये वहीं चमकेगा। तो मैं कहा मैं 3 साल दूंगा, अगर वो 3 साल में मैं सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, नहीं तो आई विल नॉट वेस्ट माई यूथ। ये बहुत ज़रूरी मैसेज है सबके लिए। क्या होता है यहाँ आके मैंने देखा कि लोग 20-20 साल से, 25-25 साल से लगे हुए हैं इस होप से कि शायद अब कुछ हो जाए। अगर शुरू में कुछ शुरुआती सालों में नहीं हुआ है तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। बी प्रैक्टिकल, कुछ और, चाहे यहाँ करो लेकिन कुछ और काम करो, पैसा कमाओ, लाइफ अच्छी रखो, लाइफ स्टाइल अच्छा रखो। जब काम मिलना होगा मिल जाएगा, वो किस्मत की बात है। लेकिन पहली बात तो टैलेंट अगर होना चाहिए तभी काम करो। तो इस मुगालते में मत रहो कि अरे हाँ वो बन सकता है तो हम क्यों नहीं। अरे वो बना है तो उसके पीछे क्या हिस्ट्री आपको पता है? नहीं पता है। एनीवे,
तो मैं बॉम्बे आ गया और मुझे याद है आलोकनाथ और मैं हम एक ही ट्रेन में आए थे और यहाँ आके हमने नादिरा बब्बर जी का एक ग्रुप था जो अब है और बड़ा प्रेस्टिजियस ग्रुप है, एकजुट, वो हमने फॉर्म किया 1981 में। और वहाँ से फिर मेरी जो है थिएटर के साथ अलग जर्नी शुरू हो गई। और मुझे याद है आर्टिकल भी छपे जब मेरे वहाँ प्ले हमने यहूदी की लड़की और द लोअर डेप्स गोरकी का और आगा हशर कश्मीरी साहब का पारसी स्टाइल यहूदी की लड़की, वो हमने ओपन किया था और पेपर्स में आया था कि स्टार इज़ बॉर्न इन पृथ्वी थिएटर मेरे बारे में। तो शशि कपूर साहब और जेनिफर जी बहुत प्यार करती थी मुझे। तो वहाँ से मेरी फिर ये बॉम्बे की जर्नी शुरू हुई। लेकिन मैंने सेल्स की नौकरी यहाँ भी की। मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा, मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस लगातार चलना चाहिए। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो वापस जब मैं ज्वाइन करूँ तो वो 3 साल का या 2 साल का गैप नहीं आना चाहिए। तो मैं अपना स्कूटर वहाँ से यहाँ मंगा लिया। और सतीश कौशिक आज भी कहता है कि हम में सबसे अमीर राजेशपुरी था, इसका अपना स्कूटर था। मैंने यहाँ के फ्लैट ख़रीद लिया सबसे पहले, छोटा फ्लैट था, लेकिन मैंने कहा मैं कंफर्ट्स नहीं छोड़ूंगा और लाइफस्टाइल नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो मैं 100 किलोमीटर रोज़ स्कूटर चलाता था। मैं बडाला रहता था, वहाँ से वीटी स्टेशन जाता था, वहाँ पे मेरा ऑफिस था, वहाँ मैं सारा शेड्यूल बनाता था। आई वॉज एरिया मैनेजर। वहाँ से मेरा पूरा एरिया जो था वो थाना से लेकर थाना बेलापुर रोड तक पूरा तो वो करता था। फिर मैं पृथ्वी थिएटर आता था, वहाँ रिहर्सल्स करता था या शो करता था। फिर वापस रात को मैं 12-1 बजे बडाला जाता था। ये रूटीन मेरी रही करीबन 1-1.5 साल। और उस दौरान फिर मुझे 2 साल के करीब में मैंने जो फिल्में की थिएटर की वजह से, उसमें मुझे चार्ली चैपलिन चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश का ऐड मिला जो बहुत फेमस हुआ। फिर जाने भी दो यारों मैंने पिक्चर की जो आज एक कल्ट फिल्म है। उसके अलावा मैंने बहुत सारी फिल्में की, करीबन 8-10 फिल्में मैंने कर ली। और इसमें सबसे अहम है जो वी शांताराम जी की उनकी आखिरी पिक्चर झंझार, उसमें मैंने मेन कॉमेडियन का रोल किया। मैं और राजा बुंदेला नीलांबर पीतांबर 2 कैरेक्टर थे। तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने वी शांताराम जी के साथ भी काम किया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा था कि जो जलवा होता है ना कि यस आई हैव बिकम अ स्टार, अब मैं बन गया। वो बनने वाली बात नहीं थी। काम अच्छा कर रहा था लेकिन वो किक नहीं था। 2 साल हो गए, 2-2.25 साल हो गए, मैं लगातार काम कर रहा था, थिएटर कर रहा, सब कर रहा था। अब मैंने कहा भाई मैंने 3 साल दिए थे, 3 साल पूरे होने वाले हैं। नाउ आई शुड रैप अप एंड गो बैक। सब कहते पागल हो गया तो, अच्छा खासा काम है। नहीं, ये काम वो नहीं है जो मेरी लाइफ बहुत लंबी है, उस लाइफ को सेटल कर सके, वैसा नहीं हो रहा। तो मैंने इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए। सेल्स का मेरा एक्सपीरियंस था ही। करते करते मैं एक टायर कंपनी के लिए आई वाज सिलेक्टेड आफ्टर मल्टीपल इंटरव्यूज़। आई वाज सिलेक्टेड एज रेजिडेंट मैनेजर नॉर्दर्न इंडिया। दिल्ली में बंगला, ऑफिस, गाड़ी, स्टाफ, सब कुछ, फैंटास्टिक सैलरी, सब कुछ, वो सेलेक्ट हो गया। अब देखो जो ऊपर वाले की मर्जी होती है। एक तरफ से मुझे वो अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है और दूसरी तरफ से पी कुमार वासुदेव साहब जो हम लोग के डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे 3 प्लेस देखे पृथ्वी थिएटर में, जिसमें मैंने तीनों में मुख्तलिफ रोल किए थे। एक में किसी में 16 साल का लड़का था, किसी में 60 साल का बुढ़ा था। तो तीनों प्ले देखने के बाद वो बैक स्टेज आए और मुझसे कहते हैं यार तू तो बड़ा हरफन मौला एक्टर है। थैंक यू। और मैं एक शुरू कर रहा हूँ टीवी का एक बड़ा रेवोल्यूशनरी काम है, तो उसमें भाग लेगा? क्या है? बोले एक सोप है, वो नेशनल नेटवर्क शुरू हो रहा है और उसमें एक सोप है हम लोग, उसमें एक लल्लू का कैरेक्टर है। तो मैं चाहता हूँ वो कैरेक्टर को इंटेलिजेंट एक्टर करे, तो यू कैन डू इट। देखिए सोप वोप क्या होता है हमने कभी सुना नहीं, तुमने बताया। हम तो यार एक प्ले करते हैं, स्किट करते हैं या न्यू ईयर प्रोग्राम करते हैं, तो कुछ ऐसा आते हैं चले जाते हैं। बोले नहीं, ये हफ्ते में 3 बार दिखाया जाएगा। मैं बस 3 बार? बोले नहीं 3 बार नहीं, ये हर हफ्ते 3 बार आएगा और कम से कम 2-2.5 साल चलेगा। तो मैं कहा फिर उसमें अलग अलग रोल है? बोले नहीं, एक ही लल्लू का रोल है, फैमिली है। मैं कहा यार ये समझ में नहीं आया मुझे,
चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है। बोले करेगा? मैं कहा करूँगा। अब वो हम लोग का हमारा शुरू हो गया, रिहर्सल हुई। मैं दिल्ली जा रहा, दिल्ली में शूटिंग होनी थी गुड़गांव में। तो मेरे सारे दोस्त कहते हैं अरे अच्छा खासा तेरा करियर अभी शुरू होने वाला था, तू बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा है, शेखर कपूर की जोशीले कर रहा है, वी शांताराम जी की पिक्चर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्यों छोड़ के जा रहा है? दिल्ली जाएगा, बॉम्बे वाले भूल जाएंगे, तू कहीं का भी नहीं रहेगा। मैं भाई 2-2.5 साल का बोल रहे, गारंटी है हर घर में मैं दिखने वाला हूँ, इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। तो मैं तो जा रहा हूँ। और मैं दिल्ली चला गया और हम लोग का मैं वो अपॉइंटमेंट लेटर छोड़ दी। मैं कहा मेरा मेन पैशन तो यही है और यहाँ अगर मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वाई नॉट। तो वहाँ फिर हम लोग शुरू हुआ। पहले 10 एपिसोड में बहुत गालियाँ पड़ी, लोगों को समझ में नहीं आया ये चाहते क्या है, कौन है ये हर हफ्ते आ जाते हैं और ये कुछ करके ये आधे घंटे में चले जाते हैं, ये क्या है? क्योंकि लोगों को आदत नहीं थी देखने की। उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू वाला एपिसोड था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मनोज श्याम जोशी जी द ग्रेट, उन्होंने कहा लल्लू तेरा ये एक एपिसोड आ रहा है, अगर तू इसमें जीत गया तो तेरी लाइफ बन जाएगी, बस तू इस पर ध्यान कर। उन्होंने हर एक्टर को बोला था कि पहले 13 एपिसोड तक मैं हर एक्टर को फ्रंट में रखूँगा, बाकी बैकड्रॉप में होंगे और जिस की कहानी लोग पसंद करते जाएंगे उसका रोल बढ़ता जाएगा। तो मेरा वो 12वां या 13वां एपिसोड था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इतनी मेहनत की कि पूरा एपिसोड 2 शॉट में किया हमने। घर का एक सेटअप था, वो मल्टीपल कैमरा होते थे, वो एक टेक में ओके। उसके बाद ऑफिस का एक था, वो एक टेक में ओके। और 2.5 घंटे में पूरा एपिसोड शूट हो गया। और जब वो टेलीकास्ट हुआ तो ना हम लोग ने मुड़ के पीछे देखा, ना मैंने मुड़ के पीछे देखा। उसके बाद फिर हिस्ट्री है। मैंने करीबन 30 फिल्में 3 महीने में साइन कर ली थी और मैं फिर 4 से 6 शिफ्ट काम करता था और मेरा ख्याल है 2.5-3 साल में सोया नहीं। तो तुमने बचपन पूछा था, मैं यहाँ तक आ गया हूँ। और कोई एक सवाल और करोगी फिर मैं पता नहीं कहाँ तक चला जाऊँगा, तो सवाल करते रहो। सर आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, उसमें आपने चार्ली चैपलिन के ऐड का भी जिक्र किया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे मिला आपको? मैं जो प्ले कर रहा था पृथ्वी थिएटर में, तो उसमें एक प्ले था यहूदी की लड़की, जैसे मैंने जिक्र किया। तो उसमें वो कॉमिक इंटरल्यूड्स होते हैं। पारसी थिएटर का जो स्टाइल है कि मेन स्टोरी चलती है, उसमें जब सेट चेंज हो रहा होता है पीछे या आर्टिस्ट अपने कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, तो उस टाइम लैप्स को भरने के लिए कि ऑडियंस बोर नहीं हो जाए, तो एक कॉमिक स्टोरी आगे चलती है जो पर्दे के आगे होती है। दूसरा पर्दा एक गिरता है, उसके आगे वो कॉमिक इंटरल्यूड शुरू होते हैं। तो तकरीबन 4 या 5 कॉमिक इंटरल्यूड्स का एक सेक्शन होता है जिसमें कि एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, एक वो कॉमेडी तरीके से, जैसे फिल्मों में महमूद साहब का या इनका ट्रैक होता था, वो वैसे ही। तो मैं वो लीड करता था और उसमें लाइव म्यूज़िक होता था, सिंगिंग होती थी। तो जब लाइव म्यूज़िक सिग्नेचर ट्यून थी मेरी, वो जब पहले बार मैंने एंटर किया तो वो बजी, मैंने परफॉर्म किया, लोगों को बहुत पसंद आया, तालियां बजी। दूसरी बार मेरे एंटर करने से पहले जब वो सिग्नेचर ट्यून बजती थी तो मुझे तालियों की मतलब तालियां रुकने के लिए ही 1-2 मिनट लग जाते थे। वो इंतज़ार करते थे कि अब तीसरी बार कब आएगा, चौथी बार का, इतना पॉपुलर था। तो उसमें मेरा चैपलिन का गेटअप था और घसीटा उसका कैरेक्टर था, मुझे अच्छी तरह याद है। और नाजरा जी ऑफ कोर्स उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो उससे फिर मुझे डायरेक्टर ने पसंद किया कि चैपलिनिश इसके जो हाव भाव हैं जो है और बॉडी शेप, और मेरी जब आप देखें ऐड, मेरा ऑलरेडी हम लोग पॉपुलर हो चुका था, उसके बावजूद लोगों ने मुझे पहचाना नहीं था। वो कह रहे थे कि ये चैपलिन की शायद कुछ क्लिपिंग्स उन्होंने इकट्ठी करके उसको कंपाइल करके एडिट करके ये ऐड बनाया है, तो ये चैपलिन ही है। तो वो बहुत सक्सेसफुल हुआ और इतना सक्सेसफुल हुआ कि मैंने उसके कैंपेन 3 ऐड के कैंपेन किए और वो इस हद तक हो गया कि सर रिचर्ड एटनबरो जिन्होंने गांधी पिक्चर बनाई थी, ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर, वो चैपलिन के ऊपर, उनकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर एक फिल्म बना रहे थे। तो यहाँ से इंडिया से सर एलेक पदमसी
उन्होंने मुझे मेरा रिकमेंडेशन उनको भेजा कि हमारे इंडिया में भी एक चैपलिन है, यू कैन कंसिडर हिम। क्लिपिंग्स भेजी। नीना गुप्ता ने इसमें मेरी हेल्प की क्योंकि वो सर रिचर्ड एटनबरो के साथ गांधी में काम कर चुकी थी। उसने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेजा कि मेरा दोस्त है और आप इसको देखिए। यू विल नॉट बिलीव, सर रिचर्ड एटनबरो का मुझे पर्सनल लेटर आया, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। और उन्होंने कहा कि यू आर नो वेयर लेस देन चैपलिन इन योर एड्स, यू लुक लाइक हिम, यू एक्ट लाइक हिम एंड तुम कहीं भी 19 नहीं हो। मतलब मैं वो तो इंग्लिश में लिखा था, तो उसमें उन्होंने 2-3 कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वो फिल्म नहीं कर पाया। लेकिन आज भी मेरे पास वो लेटर है सर रिचर्ड एटनबरो का, और वो मेरे लिए ऑस्कर से कम नहीं है, क्योंकि अगर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे परफॉर्मेंस को तो उसके बाद से लोग मुझे इंडियन चैपलिन ही कहते हैं। गोविंद निहलानी तो मुझे इंडियन चैपलिन ही कहते थे। उसके बाद मैंने उसी के ऊपर एक सीरियल बनाया था, मेरा ख्याल है 98 में, मिस्टर फंटूश, जो मैंने प्रोड्यूस भी किया था, डायरेक्ट भी किया था, और उसमें एज चैपलिन ऐड भी, अपना फंटूश एक्ट भी किया था, और वो दूरदर्शन पे आया था। और वो पहला साइलेंट सीरियल था ऑन इंडियन टेलीविज़न जो मैंने बनाया था, और उसके काफ़ी एपिसोड आए थे, बहुत अप्रिशिएट हुआ था। तो क्योंकि मैंने करीबन 6-7 प्रोडक्शंस की हैं, कुछ सीरियल्स फिल्में डायरेक्ट किए हैं। मैंने स्टार प्लस के लिए डायरेक्ट किया है, मैंने सब टीवी के बड़े बड़े 2-3 सीरियल डायरेक्ट किए हैं जो बहुत हिट थे बड़े बड़े, और अपनी 7 प्रोडक्शंस की हैं जो खुद डायरेक्ट भी की हैं। तो मुझे यही काम आता है तो मैं ये करता रहा। तो ये चैपलिन की हिस्ट्री है। सर, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप ना बहुत शरारती टाइप के, हमें सुनने में आया कि आप बहुत शरारती थे बचपन में। तो आप कैसी शरारतें करते थे, कुछ बताइए ना। शरारतें तो हम अभी भी करते हैं। मैं बताया ना शुरू में कि अभी शरारत करने का बड़ा दिल कर रहा है। बचपन में मैं, शरारत तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा था कि जो चीज़ ठान ली वो ठान ली है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने बचपन की, जब मैं करीबन मतलब 1960 की, तब तो स्कूटर भी किसी किसी के पास होता था, साइकिल होती थी। तो मेरे फादर साहब साइकिल, मुझे याद है वो चलाते, उसका डंडे पे मैं बैठ के ना उनके साथ, कभी मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, तो उनके साथ बैठ के जाता था। मुझे बड़ा शौक था। तो एक बार हम जा रहे थे और मैं रहता था मंदिर मार्ग, बिरला मंदिर दिल्ली, तो गोल मार्केट हमारे पास नज़दीक मार्केट थी। तो फादर वहाँ शॉपिंग के लिए गए, तो वापसी में मैंने किसी चीज़ के लिए ज़िद करनी। मैंने कहा मुझे वो पता नहीं क्या था, मैंने कहा मुझे वो चाहिए। बोले आज नहीं, घर में पार्टी है, लोग आ रहे हैं, ये सब सामान लेके जाना है, तो बाद में देखूंगा। मैं कहा नहीं, बाद में नहीं, मुझे आप पहले प्रॉमिस करो। बोले मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा, मैं झूठा प्रॉमिस नहीं करूँ। फादर बहुत सच्चे आदमी थे। मैं कहा आप प्रॉमिस करते हो कि नहीं करते हो? बोले मैं नहीं करता। मैं कहा देखो आप प्रॉमिस कर लो, नहीं तो मैं साइकिल में पैर दे दूँगा। मुझे लगा बच्चा है, जिद कर रहा है। भाई हाँ तू दे जो करना है कर, लेकिन मैं अभी तेरे को प्रॉमिस नहीं करता, लेके दूंगा लेकिन अभी मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा। मैं कहा कर दो, मैं पैर दे दूंगा। बोले दे। मैंने पैर दे दिया, चलती साइकिल पे मैंने पैर दे दिया। मेरे मल्टीपल स्टिचेस लगे, अभी तक यहाँ निशान है। वो तारे टूट गई साइकिल की, फादर कहीं, मैं कहीं, सामान कहीं। कि पागल हो गया तू? मैंने जो सोचा है, जो बोला है, मैं वो करता हूँ, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। सलमान ने तो अब डायलॉग बोला है, मैं तो बचपन से करता था। तो ऐसा शरारती था मैं। और सर, आपकी लव लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे? शादी या आपने नहीं, लव मैरिज नहीं थी, मेरी अरेंज्ड मैरिज थी। हमारे कॉमन फ्रेंड थे, उन्होंने करवाई थी। और मैं तो बॉम्बे आ गया था, तो दिल्ली उनका करोल बाग बंगला है, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था, लड़की देखने का भी टाइम नहीं था। मैं बताया ना, मैं 4-6 शिफ्ट कर रहा था राउंड द क्लॉक, अब वो शूटिंग। तो एक बार इत्तेफाकन जब दिल्ली गया तो घर वालों ने पकड़ के मुझे वो करोल बाग वो मैडम को दिखा दिया। अब मैंने पहली बार लड़की देखी, मैं मना कर नहीं पाया। बोले हाँ ठीक है जी, आपने जहाँ बोला कर देंगे। यार अभी टाइम नहीं है मेरे पास सोचने का। तो खैर लॉटरी अच्छी निकल आई मेरी। और शादी जब हुई तब तक हम ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। लोगों का प्यार, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल वर लाइक यू नो, दे वर रेविंग टू सी मी, टू टच मी। बहुत बड़े बड़े किस्से हैं। तो शादी का किस्सा बताता हूँ कि शादी हमारी दिल्ली में जो हुई, दैट वाज द मोस्ट स्टार स्टडीड मैरिज एट दैट टाइम। क्यों? कि हम लोग की पूरी टीम थी बारात में।
उसमें दादा दादी, और हमारी बॉन्डिंग ऐसी थी कि हम एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते थे, हम कैरेक्टर के नाम से बुलाते थे। तो मुझे बसेसर राम जो है वो बसेसर राम मुझे लल्लू बुलाते थे, है ना। मैं सीमा भार्गव जो बड़की बनी थी तो उसको हम बड़की बुलाते थे। छुटकी, बड़की और मंजली 3 बहनें थी, लल्लू और नन्हे 2 भाई थे। बसेसर राम और लाजवंती मेरे माँ बाप थे, और दादा दादी सुषमा सेठ जी और दादाजी ये दादा दादी। तो हम आपस में एक दूसरे को उसी नाम से ही एड्रेस करते थे, दादा दादी बापू, है ना। तो लल्लू, नन्हे, छुटकी, मंजली। तो अब ये सारे मेरे शादी में आए। तो जब मेरी शादी का कार्ड बटा तो बताया गया भाई बारात कितनी आएगी, पंजाबियों की होती है सारी रिश्तेदारी वहाँ। तो हमने कहा 200-250 लोग आएंगे। तो 8 दिसंबर की शादी मुझे अच्छी तरह याद है, और 200-250 की बारात थी, कोई 200-225 उनके यहाँ की तरफ से होने वाले थे, तो 500 लोग टोटल होने वाले थे। मेरी बारात में आ गए 750 लोग। क्यों? लल्लू की शादी है। अड़ोस पड़ोस वालों को भी उठाया, चलो चलो लल्लू की शादी है, सारे आएंगे, हम लोग वाले आ रहे, बड़की आ रही, छुटकी आ रही है, मंजली आ रही है। तो देव पानी मिला के उन्होंने जो पीछे हलवाई बैठते थे वो पनीर डाला, आलू डाले, सब सब्जियां बढ़ा के था। तो बड़ा तमाशा हुआ था। और मिलनी होती है हमारे यहाँ, ठीक है, फादर के साथ सब रिश्तेदार जो मेन है, मामा, चाचा, जीजा, इनकी मिलनियाँ होती हैं। तो जब फादर की मिलनी हुई मेरी, तो बसेसर राम कहता है मैं भी तो लल्लू का बाप हूँ, मेरी भी मिलनी होगी। इस हद तक बॉन्डिंग थी। 2 मिलनियाँ हुई बाप की, मेरे फादर की भी मिलनी हुई, और बसेसर राम जो मेरा हम लोग में फादर थे उनकी भी फादर की मिलनी हुई। तो ये बॉन्डिंग हमारी जो थी वो आज तक है, और हम जब भी मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे वो 84 की जो हमारी यादें हैं वो वापस ताज़ा हो जाती हैं। फादर आपके बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टिव थे आपके लिए ना? बहुत मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, और जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो भी मेरे अंदर अभी डिसिप्लिन है, जो पैशन है, वो सब उनकी देन है। उन्होंने मुझे ये सब सिखाया। फादर हमेशा जब भी साइकिल पे मुझे लेके जाते हर चीज़ का बताते थे। मुझे आर्मी के सारे रैंक याद हैं, मुझे नेवी के सारे रैंक पता है, मुझे एयरफोर्स के सारे रैंक पता हैं, अलग अलग सैल्यूट्स जो हैं तीनों के वो अलग अलग मुझे पता है। सर अभी आपकी फैमिली की बात चल रही थी, हाँ, तो आपके फादर कितने सपोर्टिव थे? नहीं, बहुत सपोर्ट मिला उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। जैसे मैंने बताया कि लेकिन मैं प्रैक्टिकल भी रहा, पर पैशनेट बहुत रहा। मुझे काम में मतलब कोई कहते हैं कि 19 बर्दाश्त नहीं है। परफेक्शनिस्ट नहीं कह सकता, परफेक्शनिस्ट तो बहुत पेनफुल हो जाता है, लेकिन कोई भी चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। और टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, और पैशन तो इतना है मेरा कि मैं आज भी मेरी चमक आ जाती है जब मैं शूटिंग के लिए जाता हूँ। आंखों में चमक, बीमार हूँ, 104 बुखार हो, मैंने की है शूटिंग गौतम अधिकारी की, मैंने 104 बुखार में रात को शूटिंग की है, क्योंकि उनका वो अगले दिन कैसेट जाना ज़रूरी था। तो शूट करता था, शॉट देता था, लेटता था, पट्टी हो रही है, फिर उठता था, फिर शॉट। तो ये पैशन है। मेरे साथ हादसा भी हुआ। मैं जसपाल भट्टी साहब के साथ शूटिंग कर रहा था चंडीगढ़ में। जसपाल जी बहुत अच्छे दोस्त मेरे। तो हम लोग 3 दिन लगातार शूट कर रहे थे आउटडोर्स, और उसका एक कल्मिनेशन चौथे दिन कोर्ट का सारे जो उसका पूरा कल्मिनेशन था, वो उनके अटैच सीन्स जो थे वो कोर्ट में होने थे। उनके मोहाली में एक स्टूडियो है, वहाँ शूट कर रहे थे। तो उन्होंने प्रेस बुला रखी थी, और सब इंटरव्यूज़ चल रहे थे, और मेरा घर दिल्ली में है। तो मैं अपने फादर मदर को सरप्राइज़ देता था और वो शूट करता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि उनके रिएक्शन, अचानक दरवाज़ा खोला और मैं खड़ा हूँ तो ऑलमोस्ट डांस करते थे दोनों, बहुत प्यार करते थे। तो मैं वो शूट करता था। तो मैं कहा इस बार भी मैं जाऊँगा और उनको सरप्राइज़ दूँगा। तो सडनली मैंने देखा मेरे फ़ोन पे मेरे ब्रदर के, एल्डर ब्रदर जो मुझसे 10 साल बड़े हैं, उनके करीबन 10-15 फ़ोन आ चुके हैं, मिस कॉल्स। ये इनको मेरी वाइफ ने बता दिया होगा कि मैं यहाँ आया हूँ चंडीगढ़। तो पूछ रहे होंगे अभी तो बिना मिले कैसे जा सकता है, या आ रहा है तो कब आ रहा है। मैं चलो अभी करता हूँ, खाना वाना खाया। तो मैंने कहा जब तक लाइटिंग होती है आई स्पीक टू हिम। तो आई कॉल्ड हिम अप। तो मैं क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ यार, कल आ रहा हूँ, आज शूटिंग ख़त्म हो रही है, तो कल सुबह आ जाऊँगा, अब तुमको पता तो चल ही गया है। He said, आर यू मैड? मैं क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? तो मैं कहा फ़ोन देखिए, अभी देखी मैंने आपकी मिस कॉल। तो मैं कहा आपको पता लग गया? बोले तू अभी के अभी आ दिल्ली वापस। मैं क्या हुआ? He said, फादर नो मोर, ही इज़ एक्सपायर्ड। हैं?
कब? बोले अभी 2 घंटे पहले, और मैं पागलों की तरह तुझे फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने बॉम्बे फ़ोन कर दिया है, मेरी वाइफ का नाम अंजू है, बेटी का नाम परी है, तो अंजू और परी वहाँ से फ़्लाइट लेके आ रहे हैं, तू फटाफट आ, ये कर क्या रहा है वहाँ पे? अब मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने कहा ये तो फादर साहब को तुम्हें मिलने वाला था, मैं फ़ोन ही कर लेता कम से कम, उनसे बात तो हो जाती मेरी। मैंने भट्टी साहब को बोला, मैं कहा भट्टी साहब ऐसे ऐसे हो गया और माय फादर इज़ एक्सपायर्ड नाउ इन दिल्ली। वो भी शॉक्ड हो गए। सविता भाभी आ गई, वो भी शॉक्ड हो गई। बोले ठीक है आप जाइए, हम गाड़ी मंगा देते हैं, आप अभी के भी निकल जाइए। मैं थोड़ा सा कंपोज हुआ, मैंने कहा नहीं मैं निकल जाऊंगा, ठीक है थैंक यू वेरी मच, लेकिन अभी अगर मैं जाता हूँ तो भी मुझे फादर वैसे ही मिलेंगे, और मैं थोड़ी देर बाद भी जाऊँगा तो भी मुझे वैसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर मैं अभी चला जाता हूँ तो आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा, आपको रीशूट करना पड़ेगा पूरा 3 दिन का काम। बोले हाँ वो तो करना पड़ेगा। मैंने कहा आप शूट करो। मैं क्या? मैं कहा आप शूट करो, मुझे कितनी जल्दी छोड़ सकते हो वो बताओ। सर गिव मी 5 मिनट्स। मैं ठीक है। 5 मिनट बाद आए, बोले काम तो 6-7 घंटे का था, लेकिन हम आपको सब शॉर्ट वॉट लेके आपको 2 घंटे में छोड़ देंगे, बट स्टिल कार हैज़ काम, आप निकल जाओ, बिल्कुल परवाह मत करो, कोई लॉस वॉस जो होना है वो बात की बात है, पैसा आना जाना है, फादर मेन है। मैं कहा नहीं आप शूट करो, मैं आपका ये 2 घंटे आपको देता हूँ और आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। यार ये प्रोफेशनली और इमोशनली गलत बात है, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूँगा। मैंने 2 घंटे कॉमेडी की और हर शॉट ओके दिया और 1.5 घंटे में काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि सब कॉन्शियसली आई वांटेड टू गो टू दिल्ली सी माय फादर मतलब हिज बॉडी। तो सब कॉन्शियसली इतना वो था कि मैं पहला टेक ही ओके दे रहा था और कॉमेडी, और सब रो रहे थे वहाँ पे। तो सब हो गया, वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठ के मैं फूट कर रोया। लेकिन जब मैं काम ख़त्म करके जा रहा था तो उनके चेहरे पे जो एक थैंक्स का जो एक आंखों में दिखता है ना, वो मैं आज तक नहीं भूल पाऊँगा। सविता भाभी कहती है आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल तो कुछ नहीं है यार, मैं पैशनेट हूँ अपने काम को लेके, और मेरे ख्याल है मेरे फादर भी बहुत खुश होंगे ये देख के कि मैं अपना काम पूरा करके फिर उनको देखने गया हूँ। तो पैशन इस हद तक है हम लोगों में काम के लिए। मैं 4-4, 6-6 शिफ्टें करता था, तब भी मैं थकता नहीं था। मैं बताया आपको 2.5-3 साल, 3.5 साल तक मैं सोया नहीं। आई यूज्ड टू ट्रेवल बाई एयर और बाई ट्रेन। मैं तब सोता था, या मैं मेकअप कराता था तब सोता था, अदरवाइज़ मैं राउंड द क्लॉक काम कर रहा था। तो ये पैशन ही है, और ये पैशन ही मुझे आज तक काम करा रहा है। 45 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, उससे भी ज़्यादा ही हो गए हैं। तो आप सीखिए इनसे कुछ। नहीं, आज के एक्टर्स को मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं आज के एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ईजी नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने 75 से शुरू किया था, तो उसको अगर आप गिने तो ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ही हो गए। लेकिन हम लोग 84 में आया था, 1984। तो वहाँ से जब मतलब उसको सो कॉल्ड आपको स्टार बना था, तो नहीं तो सर, सच में थे आप। तो उसमें जो लल्लू का कैरेक्टर था आपका, तो वो मतलब क्या था, किस टाइप से आप उसको प्ले करते थे? और आपको उसमें, मैंने जितना सुना है, आपको उसमें बहुत ही नेम फेम मिला था उस कैरेक्टर को प्ले करने। हाँ, वो सबको मिला था, और हम लोग क्योंकि इकलौता सीरियल था इंडियन टेलीविज़न पे उस वक्त, और पहला था, और नेशनल नेटवर्क, तो और कोई था नहीं, और वो था भी बहुत अच्छा। मनोज श्याम जोशी जी द ग्रेट ने वो लिखा था, और हमको तो बहुत प्यार मिला। मतलब इतना मिला कि मेरी लल्लू नाइट्स होती थी, और वो नाइट्स भी ऐसी होती थी कि अगर झांसी जैसे शहर में अगर मैं कर रहा हूँ लल्लू नाइट, तो लल्लू नाइट में मुझे सारा हर वक्त नहीं स्टेज पे रहना है। मैं जाऊँगा, 2 डायलॉग बोलूँगा, कुछ एक्टिंग करूँगा, फिर कुछ गाना गाऊँगा, फिर बाकी दूसरे लोग करते थे। 25-25 हज़ार का क्राउड होता था स्टेडियम में, और उतना ही क्राउड बाहर होता था जिनको एंट्री नहीं मिल रही है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे आर्मी को बुलाया जाता था मुझे कॉर्डन ऑफ करने के लिए, बिकॉज पुलिस ने हाथ खड़े कर देते थे कि हम हैंडल नहीं कर सकते इतना क्राउड। तो इस हद तक वो फेम था। और एक झांसी का तो बड़ा कमाल का किस्सा है कि वो ऐसे ही कुछ स्टेडियम का किस्सा था, तो आर्मी मुझे निकाल के ले गई, और हर जगह पे जहाँ मैं जाता था वहाँ पे मेरे 2 या 3 होटल्स की अनाउंसमेंट होती थी कि लल्लू वहाँ ठहरा है या लल्लू वहाँ ठहरा है। तो लोग वहाँ इकट्ठे होते थे, और ठहरता था मैं सर्किट हाउस में। तो ऐसे हमने ये दिन देखे हुए हैं। ये टेलीविज़न का जो एक
प्यार और जो एक इज़्ज़त और जो मान सम्मान हमको मिला है वो बहुत ही मैं सौभाग्यशाली हूँ। और दिल्ली में एक फंक्शन था जहाँ पहला अवार्ड फंक्शन था टेलीविज़न का, तो लायंस क्लब ग्रीन पार्क का मुझे अच्छी तरह याद है, इंदिरा गांधी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ और पूरी इंडस्ट्री थी वहाँ पे, पूरी इंडस्ट्री मतलब यू नेम एनीबडी, म्यूज़िक डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, सबसे टॉप मोस्ट एक्टर्स, एक्ट्रेसेस सब ने परफॉर्म कर रहे थे। अनिल कपूर का वो झकास उन दिनों में बड़ा फेमस था, तो अनिल कपूर ने वो झकास वाला आइटम किया, सब हो रहा था। दादा मुनि थे, महेश भट्ट जी ने इंडिया इन 80s करके एक आप यूट्यूब में देखना, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है इस नाइट का, और उसमें उन्होंने बताया कि राजेश पुरी एक एक्टर जब आया तो दादा मुनि उनके साथ बैठे हुए थे और वहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि अब हम टेलीविज़न का अवार्ड शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले बुलाते हैं हम लोग के लल्लू को। एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर अबाउट 2.5 to 3 minutes, लगा डेफनिंग साउंड। और अशोक कुमार जी ने महेश भट्ट से ये पूछा कि ये इसको इतना तालियां क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो हमारा एंकरिंग करते थे लेकिन वो देखते नहीं थे, उनके पास आता था स्क्रिप्ट, वो अपना एंकर कर लेते थे और अपनी शूटिंग वूटिंग तो हम लोग उन्होंने ज़्यादा देखा नहीं था, शुरुआती हम लोग की बात कर रहा हूँ। तो बोले ये कौन है, इसको इतना 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 लोग क्यों, बोले ये आप ही के हम लोग का है लल्लू, इसको ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। बोले हैं, ये महेश भट्ट ने बोला है वहाँ पे कि मैंने, दादा मुनि ने कहा कि मेरे 60 साल के करियर में मुझे इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला जो इस लड़के ने 60 हफ्तों में ले लिया है। ये था टेलीविज़न का इम्पैक्ट। और मैं जब स्टेज पे गया हूँ, डिमांड आई कि आप गाना गाओ हम लोग का हरियाला बनना, मैं बेसुरा हरियाला बनना, लोग सुर सुर में गा रहे थे तो कहीं इधर तालियां उधर तालियां, पूरा 20-25 हज़ार का क्राउड में सब तालियां बजा रहा है और डांस कर रहा है। बताओ पागलपन इसको बोलते हैं। अब मैं तो वही हूँ है जो पहले सोच रहा था नौकरी वापस चला जाता हूँ दिल्ली टायर कंपनी में, है जाके वहाँ नौकरी कर लेता हूँ। ये मैं वही हूँ जहाँ पे 25,000 लोग मेरे भलते से गाने पे, बेसुरे गाने पे डांस कर रहे हैं। हरियाले बनने कच्ची कलियां मत तोड़ो, हरियाले बनने कच्ची कलियां मत तोड़ो, मालन देगी गालियां मोरा बनना, मालन देगी गालियां मोरा बनना। एनीवे व्हाटएवर। और शादी का तो कमाल का किस्सा था। 8 दिसंबर 1984 में मेरी शादी, और 7 दिसंबर 1984 में मैं हम लोग की शादी उषा रानी के साथ कर रहा था। और वहाँ पे बड़े रिलीजियसली पूरे फेरे हुए, वो 7 वचन होते हैं, वो सब पूरा शूट हुआ। अगले दिन मेरी शादी, पंडित ने वही लाइनें खींची, बोले अब ये 7 वचन हैं, एक एक वचन मिटाना है, मैं बोलता जाऊँगा, तो मैं जब बोलूँगा तब मिटाना। बोलूँगा क्या, मैं कल तो करके आया हूँ, तो जो बोलता था मिटा। बोले ये कितनी शादियां करके आया ये जो मेरे बोलने से पहले सब पता है इसको। मैं कहा एक तो कल ही की है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो उषा रानी है, रेणुका इसरानी, लोगों को ये रूमर हो गए कि मेरी शादी उषा रानी के साथ हुई है, और वो फोटोएं छप गई और फ्रंट पेज पे न्यूज़ आ गई कि लल्लू गॉट मैरिड टू उषा रानी। मेरी फैमिली में ऑब्वियसली वाइफ है, फैमिली तभी होती है। तो वाइफ जो है वो बिज़नेस फैमिली से हैं, तो उनका अपना बिज़नेस है, वो गारमेंट्स से रिलेटेड, उनके अपने दादर में शोरूम था पहले। और मेरी बेटी है इकलौती, वो MBA करने के बाद उन्होंने अभी डिजिटल मार्केटिंग में है, और वाईकॉम के साथ वो शी इज़ वर्किंग विद एज डिजिटल मार्केटिंग। एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा? एक्टिंग का तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं हम लोग का अगर आप जिक्र करो तो वो तो बेस्ट टाइम था मेरी ज़िंदगी का, जो 5 साल मैंने 84 से लेके और 91 तक, 91-92 तक, मैं बताया मैंने 30 फिल्में साइन की हैं, सारी टॉप फिल्में थी। और मेरे सामने मुझे अच्छी तरह याद है रवि टंडन जी, रवीना के फादर, वी वर लाइक फैमिली। तो पहली बात जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बुलाया साइन करने के लिए, तो उन्होंने जब मुझे साइन किया वहीं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अरे लल्लू साइन कर लिया भाई मैंने। तो मतलब ये होता था कि लल्लू है तो पिक्चर हिट है। राजेश खन्ना साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, एक फिल्म थी भगवान दादा, जिसमें रजनीकांत जी थे, श्रीदेवी थी और राकेश रोशन जी, अनदर फैमिली फ्रेंड, तो वो प्रोड्यूस कर रहे थे। और जय ओम प्रकाश जी जो उनके ससुर हैं थे,
वो डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसका मुहूर्त था फिल्म सिटी में। तो मैं एज आई वॉज बिजी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि राउंड द क्लॉक काम कर रहा था। पहुंचा तो मुहूर्त शॉट के साथ मैं भी इन्वॉल्व था, तो राजेश खन्ना साहब क्लैप दे रहे थे। अब वो मुहूर्त शॉट हो गया, उसके बाद जितनी भी प्रेस थी, उनका प्यार है, नया नया स्टार बना था, तो उनको मेरे से कुछ बातें भी करनी थी, तो सबके सब मुझे एक साइड पे ले गए और फोटो ये वो सब पूरा, तो सारी इंडस्ट्री वो देख रही थी। वो करके मैं घर आ गया। घर आके मुझे खाना खा के दूसरी शूटिंग पे जाना था। मुझे फिल्म सिटी से फ़ोन आता है, राजेश खन्ना की प्रोडक्शन मैनेजर, मुझे अच्छी तरह याद है, ठेला उनका नाम था। वो तू किथे जा रहा है खाना खा के? मैं कि मैं फलानी जगह शूटिंग पे जा रहा हूँ। नहीं तू फिल्म सिटी आ जा। मैं क्यों? अभी तो आया हूँ यार। नहीं काका जी वॉन्ट्स टू हैव लंच विद यू। काका जी राजेश खन्ना। मैं यार मैं ना अभी तो आया हूँ यार, मुझे पहले बोल देता मैं वहीं रुक जाता, तो मैं तो खाना खाने बैठने वाला हूँ। नहीं तू आजा, वो ही वॉन्ट्स टू हैव लंच विद यू। अब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, राजेश खन्ना साहब वॉन्ट्स टू हैव लंच विद मी। मैं चला गया, तो ही अशर्ड मी इन, और बड़ा वहाँ मेकअप रूम था जहाँ शक्ति सामंत दा बैठे थे, टीना मुनीम बैठी थी, और खन्ना साहब मुझे अंदर ले गए। और उनकी पिक्चर चल रही थी अलग अलग, जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, और शक्ति दा डायरेक्ट कर रहे थे। तो बोले शक्ति दा ये लल्लू आज सुबह, हाँ हम जानता है इसको अच्छी तरह सब, टीना जी ने भी कहा ऑफ कोर्स वी नो हिम। बोले दादा अपनी पिक्चर में इसको लेना है। तो बोले अरे तू पहले बोलते, अभी तो एक मेन रोल है जो कॉमेडियन का, वो लाइट कैरेक्टर है, वो देवेन वर्मा कर रहे हैं, तो अभी तो कोई ऐसा रोल है नहीं। बोले आप क्रिएट करो रोल, मैं इसका जलवा सुबह देख चुका हूँ, ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग स्टार, सो आई वांट हिम इन माय फिल्म। नाउ मेरे फ्लैश जा रहे थे कि मैं बचपन में राजेश खन्ना को देखता था, शक्ति दा की पिक्चरें देखता था। आज राजेश खन्ना जी मेरे लिए शक्ति दा को बोल रहे हैं कि मेरी पिक्चर में इसका रोल क्रिएट करो, आई वांट हिम इन माय फिल्म। तो शक्ति दा बोले कि अच्छा वो बिंदु के सेक्रेटरी का रोल है, वो छोटा एक आध दो सीन है, तो उसको हम बड़ा बनाता है, और तुम वो चैपलिन का रोल करता है, वो यार बहुत अच्छा है, तो क्या वो गेटअप ले सकते हैं? मैं ले लो। अब बिलीव करना, वो रोल मेरा बढ़ाया गया और उस फिल्म में ऐड किया गया, और उस फिल्म का जब प्रीमियर हुआ दिल्ली में, तो उसका भी एक बड़ा किस्सा है, मैं वो भी सुना देता हूँ। मैंने उत्सव पिक्चर की थी शशि कपूर साहब की, जब हम नॉन एंटिटी थे। मुझे याद है हम लोग भरतपुर बर्ड सेंचुरी में शूट किया था हमने, गिरीश कर्नाड डायरेक्टर थे उसके। तो मैं, अनुपम खेर और सतीश कौशिक, हम एक ही रूम शेयर करते थे। हम तीनों ने उस वक्त बात की थी, तो अनुपम कहता है कि यार मैं एक ना बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि लोग याद रखें कि अनुपम नाम का कोई एक्टर आया था। सतीश कहता है यार मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, अच्छा बड़ा। और मैंने कहा यार मैं ना बस इतना बनना चाहता हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाए। पता नहीं क्या सरस्वती बैठी थी, तीनों बातें पूरी हो गई तीनों की। और शशि कपूर साहब की, उत्सव की। अब मैं एक दिन घर आया तो दो प्रोडक्शन मैनेजर ऐसे बैठे हुए और अंजू ऐसे बैठी हुई। क्या हुआ? बोले ये दो आए हैं, एक शशि कपूर जी के यहाँ से आए हैं और एक राजेश खन्ना जी के यहाँ से आए हैं। फिर बोले वो दोनों आए हैं और एयर टिकट लेके आए हैं, और दोनों का जो है वो प्रीमियर दिल्ली में है, और सेम डे सेम टाइम। मैं फ्लाइट, बोले फ्लाइट सेम है। मैं कहा फिर क्या रोना है, खन्ना साहब वाली टिकट दे दो, तो हम तो सेम फ्लाइट में ही हैं। एनीवे, हम फ्लाइट में गए, और आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट स्टार स्टडीड फ्लाइट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। पूरा यूनिट राजेश खन्ना जी के उत्सव का, शशि जी के उत्सव का, और राजेश खन्ना जी के अलग अलग का, और बाकी भी दोस्त यार सब। और अब तब सिगरेट पीने का अलाउड था टॉयलेट के पास, तो मैं, शशि जी और खन्ना साहब, हम तीनों सिगरेट पी रहे हैं। और बात क्या चल रही है, शशि जी मुझे डांट रहे हैं, हाँ भाई अब तुम मेरी टिकट पे क्यों आएगा, तो काका की टिकट पे आया है। मैं कहा सर टिकट तो है, मैं फ्लाइट तो सेम है। बोले अच्छा क्या प्रीमियर पहले अटेंड कर रहा है ये बता। मैं कहा जी आप आपस में डिसाइड। अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि ये पहले मेरे पास आएगा फिर आपके पास जाएगा। और दिल्ली में एक ताज मेरा बुक था और एक ओबराय उन्होंने बुक किया हुआ था। अब मैं ये ऐसी, आप सोचो एक एक्टर जो दिल्ली से आया है, उसको जिसको बचपन से देख रहा है, जिनको वो उसके लिए आपस में लड़ रहे हैं कि ये हमारे प्रीमियर पे पहले आएगा, ये तेरे पास बाद में जाएगा।
तो मेरे लिए तो सपना जैसा था। अब हम गए जी प्रीमियर पे, वो ये डिसाइड हुआ कि खन्ना साहब का पहले करके फिर मैं वहाँ चला। शशि जी एज सपोर्टिव ही इज। तो वहाँ हम चाणक्य थिएटर है दिल्ली में, और मैं वहीं वेंकटेश्वरा कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ हम जाके बंक करके कॉलेज वहाँ पिक्चर देखते थे और रिक्वेस्ट करके मैनेजर से टिकट मांगते थे, और वही मैनेजर हार लेके खड़ा हुआ हमारा स्वागत करने के लिए। और खन्ना साहब ने कह दिया कि तू मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाएगा, बाकी सब पीछे आएंगे। मैं ठीक है जी। पता नहीं भाई, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। हम गाड़ी से उतरे और वही मैनेजर मुझे हार पहना रहा है, खन्ना साहब को हार पहनाया। वी स्टार्टेड कमिंग इन। अब हम जब अंदर आ रहे हैं तो बालकनी से लोगों ने सिक्के और फूल फेंकने शुरू कर दिए। तो खन्ना साहब कह रहे हैं, देखा जलवा है? हाँ जी जलवा है जी, आपका भी जलवा है। कहते नहीं, मेरा नहीं, जलवा तो तेरा है। और सडनली आवाज़ आनी शुरू हो गई, लल्लू लल्लू लल्लू। कहते यार ऐसे नहीं लिया तुझे अपनी पिक्चर में, मुझे पता था तू यहाँ पहुँचेगा। और वो जो रिस्पांस आया मुझे, और उस तरह की कितने किस्से मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, इतना प्यार दिया है मुझे इंडस्ट्री ने, मेरे सीनियर डायरेक्टर्स ने, राइट फ्रॉम दादा मुनि टू अनिल कपूर टू जैकी श्रॉफ टू एनीबडी, आई हैव वर्कड विद एवरीबडी। और इतना प्यार मिला है मुझे कि मैं सबका बहुत 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 आभारी हूँ। जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे को एक्टर्स हैं, दे हैव रियली लव्ड मी। हीरो भी की है एक पिक्चर, दिल्ली का शेख चिल्ली। हाँ, टाइटल रोल किया उसमें मैंने, है ना। और वो डब्बा हो गई पिक्चर क्योंकि साफ बात ये है कि मुझे पहले हीरो के 3-4 ऑफर आए, लेकिन जब उनको पता चला कि मैं तो 25-30 फिल्में, तो मेरे पास ना एनी गिवन टाइम फॉर अबाउट 5-6 years आई हैड 25 to 30 फिल्म्स ऑन हैंड। कुछ जब रिलीज होती थी साइन हो जाती थी, कुछ फ्लोर पे जाती थी, दूसरी आ जाती थी। तो मेरे पास एट एनी गिवन टाइम, और उस ज़माने में ना हीरो भी 2-2, 3-3 शिफ्टें करते थे, वो ज़माना अलग था। तो मेरे पास 25 से 30 फिल्मों की किट्टी होती थी। एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं एक स्टूडियो में शूटिंग कर रहा हूँ और वहाँ कम से कम 8 शूटिंग्स और चल रही है, मैं 8 में था। ऐसा था मतलब। तो उस वक्त दौर अलग था, है ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं 150 तो फिल्में में हाँ कर चुका हूँ, और मैंने करीबन 125 के आसपास सीरियल कर लिए होंगे। 200 प्ले किए हैं मैंने, नाटक 200 प्लेस, और परफॉर्मेंसेस अगर उनकी गिनी जाए तो 5000 से ऊपर है थिएटर में। और उसके अलावा एड फिल्म जो चेरी चैपलिन वगैरह, ये सब ये अलग से। फिर प्रोडक्शंस किए हैं, 7 प्रोडक्शंस की मेरी प्रोडक्शन में शम्मी कपूर साहब ने भी काम किया है अंडर माय डायरेक्शन। तो मैं इसलिए फ़ख्र से कहता हूँ क्योंकि अगर शम्मी जी जैसे शख्सियत ने मेरे साथ काम करने के लिए राज़ी हुए हैं, तो शायद कुछ डायरेक्शन में भी ठीक ठाक ही काम किया होगा। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ मुश्किल दौर आया है कभी जिसमें आप टूट गए, दुखी बहुत ज़्यादा हो गए? यार मुश्किल दौर का ऐसा है कि मैं ना बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं किसी चीज़ को दिल पे लगाता नहीं, बिकॉज मेरे बड़ा क्लीशेड है हालांकि, लेकिन मैं 2 गानों का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, और वही मेरी ज़िंदगी की मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। एक गाना है देव साहब का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। ये मेरी ज़िंदगी का मोटो है। तो इसलिए मैं कभी डिप्रेस हुआ ही नहीं, और ना मुझे कोई याद है कि मेरा कोई बड़ा मुश्किल दौर आया हो और मैं उसको। मुश्किल आते हैं, हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। दूसरा ये है, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। तो हमने सच्चाई, सीधापन, पैशन और डिसिप्लिन, बस यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, और यही रहेगा मरते दम तक। और मरते दम तक काम करूँगा। लोगों का प्यार इतना मिलता है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं। विश की कोई सीमा नहीं है, जैसे जैसे बढ़ते जाओ। इतना है, एक विश ज़रूर है कि जहाँ हूँ वहाँ से नीचे ना जाऊँ, बस उसके ऊपर धीरे धीरे चाहे पढ़ूँ, लेकिन मैं बढ़ता जाऊँ, उससे नीचे मत लाना मुझे, क्योंकि वो कंफर्ट लेवल की अब आदत पड़ चुकी है यार। तो मैं बस यही प्रे करता हूँ कि हे भगवान, जहाँ तक लाए हो
वहीं रखो या थोड़ा धीरे से ऊपर बढ़ा देना, नीचे मत लेके जाना यार, बस इतनी कृपा करना। सर ऐसा कोई कैरेक्टर जो अभी तक आप प्ले नहीं कर पाए और आप करना चाहते हैं हमेशा से और वो अभी तक ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितने भी कैरेक्टर किए हैं सब 200 प्ले में अलग अलग ही किए होंगे। बेसिकली मैं बहुत कंटेंटेड आदमी हूँ, मुझे ना तो किसी चीज़ का लालच है, जो ऊपर वाले ने दिया उसको मुकद्दर समझ लिया वाली बात है। और अब जो मेरी प्लानिंग है, आई एम 66 नाउ, तो मेरा ये एटीट्यूड है, एक तो पॉजिटिव हमेशा रहता हूँ। अब मैंने प्लानिंग की है कि मेरा काउंटडाउन शुरू हो गया है। उम्र जो है एवरेज वो 75 तक जो है आप एक्चुअली ज़िंदा हैं, उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा थोड़ा आपका साथ देना छोड़ देती है। तो मेरी प्लानिंग अब ये है कि अगले 10 से 12-15 साल तक मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँगा। मैं काम भी लिमिटेड करता हूँ, मेरा टारगेट है 10 से 12 दिन, उससे ज़्यादा मेरे को काम नहीं करना। मिलेगा भी तो भी हाथ जोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे बाकी टाइम आई पार्टी अ लॉट, मेरा हर वीकेंड बिजी होता है। आई गो टू पब्स, मेरा किटी ग्रुप है, कपल किटीज़ हमने रखी हुई हैं, हम पार्टीज़ करते हैं। फिर हमारे दिल्ली के गुरुजी हैं जो समा गए हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, लाखों करोड़ों में है और उनमें पावर भी है। तो गुरुजी का सत्संग रखते हैं हम, जहाँ मेरे घर में कम से कम 150 से 200 लोग आते हैं, हम लंगर प्रसाद करते हैं। तो मेरा दोनों तरफ मैं बिज़ी रहता हूँ, वीकेंड्स में पार्टी, वीकडेज में इवनिंग्स में गुरुजी का सत्संग, और अदरवाइज वी गो आउट। अब मैंने वाइफ से भी कहा है, बेटी है, अब उसकी शादी कर देंगे तो हम फ्री हो गए। उसके बाद हमने ये सोचा है कि अब हम लाइफ में पूरा वर्ल्ड घूमेंगे और सिर्फ एंजॉय करेंगे, क्योंकि सब कुछ यही रह जाना है, कुछ साथ लेके जाने वाला नहीं। तो हाय तौबा किस बात की। जी सर, बहुत अच्छी बात है सर, आपकी फ्यूचर प्लानिंग तो कमाल की है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। अब हम अपना इंटरव्यू यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, आई एम सो हैप्पी एंड प्लीज्ड that you have invited me. I am indebted to Cinta and all my friends in Cinta also. Thank you. तो दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा YouTube चैनल है सिंटा टीवी, और आप हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा Facebook पेज है सिंटा मुंबई, और आप हमें Instagram और Twitter पर भी @SintaMumbai पर फॉलो कर सकते हैं। सो मैं हुमाही कमला आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।